हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड some expected questions that may come in our upcoming examination. So चलिए बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो चैनल है फॉरेस्ट्री नाउ इजी, यहाँ पे हम लोग एसीएफ रेंजर और जो यूपीएससी के लिए फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है ना, तो उसकी हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की। तो अगर आप भी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द बेनिफिट्स डेराइव फ्रॉम सॉइल माइक्रोराइजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारा एफएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ईयर 2000 में। ठीक है, तो देखिए कई चांसेस है कि जो आपका जो सॉइल माइक्रोराइजर है ना, इसके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनने की चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। ये हमारी जो एसीएफ और रेंजर की जो एग्जामिनेशन होगी, है ना, जो होने वाली है, ये हमारी जो जेपीएससी के अंडर ये हमारी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये पूछा जा सकता है ना, जो सॉइल माइक्रोराइजा है, ये जो कॉन्सेप्ट ये आपको सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होती है इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जिन लोगों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में मालूम नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि ये रिलेशन क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होता है ना। मान लीजिए एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या है कि ए को भी बी से फायदा हो रहा हो और बी को भी ए से फायदा हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं ना। म्यूचुअलिज्म आप कह सकते हैं कि दोनों का कॉपरेशन रहता है, दोनों को बेनिफिट होता है। चलिए अब हम जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डील करने का जो हमारा तरीका है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग को बेनिफिट जो है वो मेंशन करना है सॉइल माइक्रोराइजा का। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इंट्रोडक्शन दे देंगे सॉइल माइक्रोराइजा के बारे में, है ना। जैसे कि ये देखिए इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि माइक्रोराइजा इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है बिटवीन फंगी एंड ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं और फंजाई हैं, इन दोनों के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको आप माइक्रोराइजा में देखते हैं। यहाँ क्या है कि रिलेशन क्या होता है कि यहाँ जो प्लांट है वो क्या करता है, वो फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर फंगस। ठीक है, जो प्लांट फूड वगैरह अपना प्रिपेयर करता है, उसको जो फंगस है ये कहाँ आपके रूट्स में रहता है। ठीक है, जो रूट होता है ना, रूट में एसोसिएशन रहता है माइक्रोराइजा का। तो उस रूट से क्या करता है, जो फंगस है उसको फूड वगैरह मिलता है। और बदले में क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो सरफेस एरिया है हमारा, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए रूट का सरफेस एरिया है, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जो रूट का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि जो एसेंशियल मिनरल्स वगैरह होते हैं वो रूट क्या करता है, उसको अच्छा से एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे कि जो फॉस्फोरस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता है प्लांट में। तो माइक्रोराइजा के हेल्प से क्या होता है कि इसको ये जो है इसका रेट को वो इंक्रीज कर देता है, एनहेंस कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ये मेंशन कर देंगे, ये हो गया हमारा माइक्रोराजा के लिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करते हैं कि थोड़ा आंसर को हम लोग कैची बनाने के लिए और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पिक्चर भी आप एक बना दो। ठीक है, एक अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ कर देना। ये देखिए, ये जो है ये हमारा रूट है। ठीक है, ये जो है ये हमारा रूट है। ये देखिए, ये डायग्राम इस तरह बनाना। ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, रूट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दैट मीन्स आउटर लेयर जो होता है सेल का। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है, ये जो है हमारे रूट हेयर्स हैं। ठीक है, ये देखिए रूट हेयर्स है। और ये जो एसोसिएशन ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये जो है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है हमारा माइकोराइजल फंगस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जहां देखिए ये जो रूट हेयर है आपका, ये इतना है। और जब यहाँ पे जो माइकोराइजल फंगस है ये जब यहाँ पे एसोसिएट हो गया तो क्या कर रहा है कि सरफेस एरिया जो है, ये देखिए सरफेस एरिया कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इनहेंस कर देता है। ठीक है, इनहेंस कर देने से क्या होता है कि जो आपका रेट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो पहला आप इंट्रो लिख दिए हमने, पिक्चर बना दी। अब हम आएंगे मेन पार्ट पे, जो हमारा क्वेश्चन ने मांग रखा है। ये हमने मांग रखा है कि जो बेनिफिट्स है उसको लिस्ट आउट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स है देखिए। चलिए, पहली बेनिफिट ये है कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, इट अलाउज प्लांट टू ड्रॉ मोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, उतना ज्यादा आपको क्या न्यूट्रिएंट्स और वाटर वो सॉइल से ले पाएगा, पहला। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस प्लांट टॉलरेंस टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में, मान के चलिए ड्राउट कंडीशन, सूखा पड़ गया, ये सब कंडीशन में, तो ये क्या करता है कि वो रूट्स में एसोसिएट करके, एसोसिएशन जो होता है उसका, उससे क्या होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो प्लांट क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशन में भी वो अपना फूड वगैरह प्रिपेयर कर लेता है। क्योंकि देखिए, जब प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, है ना, फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, तो क्या है, प्लांट को ही लॉस नहीं है, इसके साथ साथ किसको, माइक्रोराइजा को भी लॉस है। क्योंकि वो डिपेंडेंट है, माइक्रोराइजा किस पे डिपेंडेंट है, फूड के लिए, तो हमारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट प्रोड्यूसेस मोर विगरस एंड हेल्दी प्लांट। ठीक है, अब चूंकि वो प्लांट को सपोर्ट कर रहा है खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में, तो क्या है, प्लांट हेल्दी होगा। इट इंक्रीजेस प्लांट एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्वाइवल एट सीडलिंग और ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। इट इंक्रीजेस यील्ड्स एंड क्रॉप क्वालिटी। देन आपकी छठी बेनिफिट है, इनहेंसेस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ग्रोथ अच्छा होगा तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इट रिड्यूसेस द डिजीज आकरेंस। ठीक है, ये डिजीज वगैरह के चांस को भी कम करता है। देन आपका आठवां है, इट कंट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, रूट में ये, रूट का जो ग्रोथ होता है आपका, है ना, रूट ग्रोथ होगा, ये काफी अच्छा होता है, जिसके कारण क्या है, सॉइल को होल्ड करके रखता है, सॉइल इरोजन को ये रिड्यूस करता है। It plays a major role in soil aggregation process and stimulate microbial activity। ठीक है, ये कई तरह की माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, आपका जो सॉइल क्वालिटी है, जो ह्यूमस फॉर्मेशन है, ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हमने देखा, है ना, कि माइक्रोराइजा से जो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, ये क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएफएस में पूछ रखा है इन्होंने, यूपीएससी वालों ने 2000 में। ठीक है, तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएफएस के लिए, तो वो यहाँ से अपने जो मेंस राइटिंग का प्रैक्टिस है वो यहाँ से कर सकते हैं, है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑन फॉरेस्ट रीजनरेशन। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपके लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, है ना, आप इसको लिख लो, अगर है तो आज के डेट में आप इसको लिख लो, जो होने वाली है एसीएफ एंड रेंजर की एग्जाम, ठीक है, जेपीएससी में, इसमें मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ कि इसकी संभावना है आने की। जो फॉरेस्ट फायर होता है ना, वो कैसे इम्पैक्ट करता है फॉरेस्ट रीजनरेशन। ठीक है, ये हालांकि ये क्वेश्चन आईएफएस में यूपीएससी वालों ने पूछ रखा है, 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ एसीएफ और रेंजर की जो जेपीएससी की एग्जाम होने वाली है, तो इसमें पूछे जाने का चांसेस जो है वो 100% है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पूछा क्या गया है कि इम्पैक्ट बताना है आपको फॉरेस्ट रीजनरेशन पे फॉरेस्ट फायर का। ठीक है, तो लोगों को फॉरेस्ट फायर का बस एक ही जनरल दिखता है इम्पैक्ट की, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, बट अगर आप फॉरेस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है फायर का। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू, जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना आप शुरू करोगे ऐसे, सो दैट कि थोड़ा आपका जो आंसर है वो औरों से काफी थोड़ा अलग लगे। ठीक है, और थोड़ा कैची लगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रीजनरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फॉरेस्ट रीजनरेशन पे। ठीक है, दो टर्म है, फॉरेस्ट रीजनरेशन और फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर जो होते हैं कि जो फॉरेस्ट रीजनरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने कुछ फैक्टर्स लिख रखा है, 4 फैक्टर लिख देंगे आपको। पहला, फायर सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फायर की फ्रीक्वेंसी और फायर की इंटेंसिटी कितना है, उस पे डिपेंड करता है, वहां के रीजनरेशन पे इम्पैक्ट करता है। देन फॉरेस्ट टाइप एंड कंपोजिशन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज में आप क्या आ जाएगा, फेलिंग आ जाएगी, है ना, और भी कई तरह के ग्रेजिंग ब्राउजिंग है
है ना, ग्रेजिंग ब्राउजिंग है, ये सभी आ जाएंगे, है ना। ये आपको लिख देना है, ये आपका काम करेगा एक इंट्रो का, इंट्रो के जैसे ये वर्क करेगा, है ना। इसके बाद आपको आ जाना है, जंप कर जाना है कि क्या क्या इम्पैक्ट है फॉरेस्ट फायर के फॉरेस्ट रीजनरेशन पे। तो देखिए फॉरेस्ट फायर में हमने बात करा कि यहाँ दो दो इम्पैक्ट है आपके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी। नेगेटिव इम्पैक्ट आप हम लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि नेगेटिव में क्या करेगा, ये फॉरेस्ट को जला देगा, सीड को है बर्बाद कर देगा, सीडलिंग सैपलिंग को बर्बाद करेगा, रीजनरेशन को इम्पैक्ट करेगा, है ना। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है उसको हम देखते हैं यहाँ बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि फॉरेस्ट फायर कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, ऑन रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए पहला हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सीड जर्मिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फॉरेस्ट फायर लगता है तो क्या है, पूरा का पूरा जंगल जला देता है, बट यहाँ आप बोल रहे हो सीड जर्मिनेट होता है फायर से। तो जी हाँ बिल्कुल, कुछ ट्री स्पीसीज ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लॉज पाइन जो है ना, और सिक्वा स्पीसीज जो है, इसमें क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं ना, इसके सीड्स को हम लोग सेरिटोनस भी बोलते हैं ना। सेरिटोनस सीड्स का मतलब ये है कि ऐसे सीड जिसको जिसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, ठीक है, डोरमेंसी जो होती है, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए क्या है, हीट की जरूरत होती है जो कि फॉरेस्ट फायर से मिलती है ना। तो इन सभी केसों में जो हमारा सीड जर्मिनेशन है वो फायर क्या करता है, यहाँ पे बूस्ट अप करता है ना। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये कंपटीशन को कम कर देता है। मान के चलो कि हमारा जो लैंड है जहां हमने फॉरेस्ट ग्रो कर रखा है, वहां पे कुछ ऐसे भी बहुत सारे वीड्स वगैरह उगाए हैं, ठीक है, जो कि एकदम यूजलेस है, ठीक है, वीड्स वगैरह यूज उगाए हैं जो कि काफी यूजलेस है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना, प्रेस्क्राइब बर्निंग, ठीक है, ये वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूँ, प्रेस्क्राइब्ड बर्निंग, ठीक है। आप आग लगा रहे हो लेकिन इन अ लिमिटेड और कंट्रोल्ड वे, कि सो दैट कि हमें जो हार्मफुल प्लांट्स है उसको हम वहां से हटाएंगे, खत्म करेंगे, और जो हमारा वैल्यूएबल स्पीसीज है उसको बचा के रखना है, ठीक है। तो फायर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को रिड्यूस कर सकते हैं ना। फायर कैन एलिमिनेट अंडर स्टोरी वेजिटेशन अलोइंग न्यू ट्रीज टू ग्रो एंड रिड्यूस कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए तीसरी एडवांटेज की हम बात करें, तो तीसरी एडवांटेज है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है, या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऐश है, आग जलेगा तो क्या है, आपका रेसिड्यू जो बचा, आपकी जो रेसिड्यू बची, वो क्या करती है कि वो जो है सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में वो काम करता है, ह्यूमस के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है, ये है हमारी डाइवर्सिटी और रिन्यूअल। समटाइम्स क्या देखा गया कि फायर कैन प्रमोट डाइवर्सिटी बाय क्रिएटिंग अ मोजाइक ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट एजेस एंड टाइप्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देता है डाइवर्सिटी इंक्रीज करने के लिए, और नए नए जो आपकी जो वेराइटीज हैं वो फिर प्रमोट हो सकते हैं। मान के चलिए कि आप जो है कि कहीं वीड्स वगैरह काफी बड़ा है, ठीक है, तो वीड्स ने जो एरिया ले रखा है ना, वहां अगर मान के चलिए आपने क्या किया, प्रिस्क्राइब बंद किया, आग लगाया, वो क्या है, सारे के सारे बीज जो है क्या है, ये खत्म हो जाएंगे। अब क्या है, जो नए यहाँ पे सीड्स गिरेंगे, है ना, टिम्बर स्पीसीज के, वो क्या है, वहां से वो जर्मिनेशन होगा, तो एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है वेराइटीज को जर्मिनेट होने की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स की। तो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, सॉइल डैमेज कर देगा, इंटेंस फायर अगर लग गया आपको तो, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर खराब कर देता है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना, सॉइल इरोजन की चांसेस बढ़ जाती है। लॉस ऑफ सीड बैंक, ठीक है, अब मान के चलो हमने जो ट्रीज वगैरह है जो हमने बचा के रखा है, स्टैंड स्टैंड फॉर सीड, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि आग जो लगता है वो जला देता है पूरे के पूरे, और सीड बैंक को हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगली बेनिफिट्स के अगली डिमेरिट क्या है कि शिफ्ट इन स्पीसीज कंपोजिशन, ठीक है, मान के चलो आप यहाँ पे साल लगा रखे हो, ठीक है, क्या है, साल लगा रखे हो, अब जंगल में आग लगी और क्या हुआ, आपका 50% जो है साल की ट्री स्पीसीज क्या हो गई, जल के राख हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे पहले जो आपकी मान के चलो 90% स्पीसीज जो है वो केवल साल ही थी, 10% स्पीसीज में आपका मान के चलो आप
यहाँ पे रख लो आप मेलाइना अर्बोरिया, ठीक है, यहाँ पे मेलाइना अर्बोरिया, ठीक है, ये मेलाइना अर्बोरिया थी। और यहाँ पे क्या है 90% साल थी, अब क्या है आग लगाओ 50% साल जो आपका जल के राख हो गया। तो अब क्या है मेलाइना अर्बोरिया की ट्री स्पीसीज को चांस मिल जाएगी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि फिर वो रीजनरेट होगा, ठीक है, रीजनरेशन होगा। और क्या है जो स्पीसीज का कंपोजिशन है, पहले जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि प्योर ये फॉरेस्ट जो था साल डोमिनेटिंग फॉरेस्ट था, बट अब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि क्या यहाँ पे मिक्स्ड फॉरेस्ट का निर्माण होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ गैमेलाइना जो मेलाइना और बोरिया है इसकी भी आपको परसेंटेज इंक्रीज होते हुए दिखेगी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इट इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी, ठीक है, फायर कैन मेक फॉरेस्ट मोर ससेप्टेबल टू फ्यूचर फायर पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। तो ये एक बार आग लग जाने से क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है बार बार फायर के चांसेस बढ़ने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सीडलिंग एंड प्लांटिंग, ठीक है, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट सीडिंग एंड प्लांटिंग, ठीक है। सीडिंग का मतलब आप क्या है, डायरेक्ट आप सीड को सो कर रहे हो, और प्लांटिंग में आप क्या करो, प्लांटेशन कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आईएफएस में पूछ रखा यूपीएससी वालों ने 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीएससी वाले ये पूछ सकते हैं कि राइट फ्यू मेरिट्स ऑफ सीडिंग, डायरेक्ट सीडिंग, है ना, या प्लांटिंग, ऐसा हो सकता है। तो देखिए शुरू क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हमको सबसे पहले एक इंट्रो तैयार करना है, ठीक है। हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले इंट्रो प्रिपेयर करेंगे, बॉडी प्रिपेयर करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो दैट कि आपको जो अदर कंपिटिटर हैं आपके, उससे आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिले, ठीक है। देखिए डायरेक्ट सीडिंग एंड प्लांटिंग आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन। ईच मेथड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस व्हिच आर मेंशन बिलो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रिलेटिव, यहाँ देखिए एक वर्ड है यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है, रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है। यूपीएससी वाले जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन में ही काफी आपको जो है ना आंसर कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, वो सारा चीज छुपा रहता है। यहाँ देखिए रिलेटिव लिख रखा है, तो यहाँ पे हम केवल जो है इंडिविजुअल मेरिट और डिमेरिट लिख के हम नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर आप चाहो तो जो है यहाँ पे आपको एक रिलेटिव कंपैरिजन दिखाना होगा कि इसमें डायरेक्ट सीडिंग में जो है उसमें क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, और प्लांटिंग में क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हमने डिफाइन कर दिया कि दोनों जो मेथड्स हैं वो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देख लो, जो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन है और फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन है, तो ये दोनों टर्म जो है ना आपको काफी सिमिलर लग रहा होगा, बट ये दोनों में काफी अंतर है। क्यों, क्योंकि देखिए जो रिस्टोरेशन है ना, इट मीन्स कि टू रिस्टोर समथिंग, मान के चलो आपका ये एक एरिया है ना, यहाँ पे आपने 100 प्लांट्स आपके लगे हुए थे, आपने क्या करा यहाँ पे फेलिंग कर दिया, फेलिंग करके सारे 100 के 100 जो पेड़ है इसको आपने क्या किया, फेल कर दिया, ठीक है। अब आप फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप फिर से यहाँ पे जब 100, एक सेकेंड, ये हमारा काम करना बंद कर दिया मार्कर, अरे ये क्या हो गया। हम्म, तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फिर से आप 100 के 100 पेड़ आप जब लगा रहे हो, तो ये आपका रिस्टोरेशन हुआ कि जैसा पहले आपका वो साइट था, लोकेलिटी था, वापस आपको फिर वापस आप उसको एज इट इज कर दे रहे हो, तो ये हमारा हुआ रिस्टोरेशन। और रिफॉरेस्टेशन में मान के चलो एक एरिया यहाँ पे मान लो 500 ट्रीज लगे हुए थे, आपने इन सारे को फेल कर दिया, ठीक है। फेल करने के बाद आपने यहाँ प्लांट लगाया और मान के चलो आपने 400 ट्रीज ही लगाए, ठीक है। तो ये आपका होगा रिफॉरेस्टेशन, आप दोबारा से ट्रीज लगा रहे हो, प्लांट कर रहे हो। यहाँ पे आप 600 पौधे भी लगा सकते हो, 800 पौधे भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ रिफॉरेस्टेशन। और रिस्टोरेशन मतलब क्या, एज इट इज जैसा था वैसा आप रिस्टोर कर रहे हो, वो रिस्टोरेशन है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक एक करके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पे। डायरेक्ट सीडिंग की एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहला तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये सिंपल सा आपको क्या है, सीड्स वगैरह आपको लेने हैं और क्या करना है, उसको आपको सो कर देना है,
ठीक है। तो प्लांटिंग के कंपैरिजन में ये आपको क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। प्लांटिंग में क्या, आपको प्लांटिंग करने के लिए लेबर हायर करने पड़ते हैं, उनको कॉस्ट देना पड़ता है। सीडिंग में ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये एफिशिएंट होता है। वाई, क्योंकि लार्जर एरिया जो है ना, इसको आप आराम से कवर कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एरिया में बात कर रहा हूँ, अगर लार्ज एरिया है तो आप क्या करोगे, जो आप सीडिंग करोगे ये ज्यादा आपको आसान होता है एज कम्पेयर टू प्लांटिंग के, ठीक है। देन नेचुरल रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ जो सीड जर्मिनेट्स होते हैं ना, ये ग्रो नेचुरली ग्रो करते हैं। सो दैट क्या है कि पहले सीड्स है, सीड से ये ग्रो करेंगे सीडलिंग स्टेज में, देन कौन से स्टेज आएगा, सैपलिंग स्टेज में, देन पोल स्टेज में, एंड देन लास्टली ये बनेंगे ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल जर्मिनेशन है, नेचुरल ग्रोथ है, उस अकॉर्डिंग यहाँ रीजनरेशन होता है। बट प्लांटिंग के केस में क्या होता है, वो पहले से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीडलिंग को ही लगा रहे हैं, है ना, सीडलिंग सैपलिंग को ही लगा रहे हैं। तो वो पोल और ट्रीज में आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला बेनिफिट्स क्या है कि एडेप्टेशन, जो सीड्स वगैरह होता है ना, वो लोकल कंडीशन को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है ना। डिजीज वगैरह जो है ये थोड़ा कम लगता है, क्योंकि रूट जो है वो काफी फॉर्मली उसमें अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। डिमेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहली डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे सर्टेन नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि आपने जो सीड्स वगैरह को जो आपने सो किया है, मान के चलो अपने 100 सीड्स को आपने सो करा, तो यहाँ पे एक चांसेस रहते हैं कि मान के चलो सीड्स वगैरह को एनिमल्स वगैरह खा जाए, बर्ड्स वगैरह खा जाए, ठीक है। तो यहाँ चांसेस रहते हैं कि मान के चलो आपने 100 लगाया तो इसमें से आपको 50% जो है आपका सक्सेस रेट रहा, तो एक यहाँ पे सर्वाइवल रेट जो होता है ना, ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। दूसरा क्या है, कंपटीशन। सीड जो है वो डेवलप हो रहा है, मान के चलो आपके लैंड में पहले से वीड ग्रोथ हो रखा है ना, तो जो सीड डेवलप हो रहा है, सीड जो ग्रो हो रहा है, उसको कंपटीशन करना होगा वीड के साथ, ठीक है। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसमें जो यंग सीडलिंग्स वगैरह देखते हैं, वो आपको देखो कि जो हार्श वेदर कंडीशन है और डिजीज वगैरह है उसमें थोड़ा ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो सीडलिंग स्टेज में है, सैपलिंग स्टेज में है ना, तो फ्रॉस्ट वगैरह हो गया आपका, ठीक है, फ्रॉस्ट हो गया, स्नो हो गया, है ना। तो इन सभी से उनको थोड़ा ज्यादा नुकसान होने की चांसेस रहती है। ये हमने आपको क्लाइमेटिक फैक्टर, जो लोकेलिटी फैक्टर्स है ना, लोकेलिटी फैक्टर्स है, इन पे हमारी वीडियो बन रखी है। फ्रॉस्ट, स्नो, रेनफॉल, विंड, सनलाइट, डिटेल में हमने कवर करा है। जो इस चैनल पे नए हैं, आप वो जाके मेरे वीडियोस को देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लो ग्रोथ, इसके बाद क्या है, जो सीडलिंग वगैरह है ना, सीड से जो जर्मिनेशन होती है वो थोड़ी आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ग्रोथ यहाँ स्लो होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांटिंग की। तो प्लांटिंग के कुछ एडवांटेजेस जो है वो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में आपको लिख रखा है। पहले एडवांटेजेस, यहाँ पे आपको सर्वाइवल रेट जो है सीडिंग्स के कंपैरिजन में हाई मिलती है ना। ग्रोथ जो है यहाँ पे फास्टर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप ऑलरेडी सीडलिंग ऑलरेडी आप लोग सैपलिंग को लगा रहे हो, ठीक है, प्लांट सैपलिंग्स को लगा रहे हो, तो आपका क्या है, जर्मिनेशन वाला स्टेज यहाँ पे स्किप हो जाता है, तो ग्रोथ जो है आपको फास्ट देखने को मिलता है। बेटर कंपटीशन, यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है, पहले से जो यहाँ पे वेजिटेशन एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस मिलेगा, क्योंकि वो सैपलिंग स्टेज में पहले से ही है, तो वहां पे वो अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पा लेगा। देन है आपका इजियर मॉनिटरिंग, यहाँ पे आपको क्या है, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस जो है ये थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू फीडिंग, ठीक है। डिमेरिट्स भी है इसके साथ। डिमेरिट्स ये क्या कि ये देखिए, परचेज करोगे जो आप प्लांट्स, है ना, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है एज कम्पेयर टू सीडिंग। देन लेबर इंटेंसिव है, आप जब प्लांट लगा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या, लेबर भी चाहिए होता है। उसके बाद रूट डिस्टरबेंस, मैंने आपको बताया था जब हम लोग बात कर रहे थे, हमारी जो वीडियो बन रखी है आर्टिफिशियल रीजेनरेशन की, है ना, तो वीडियो मैंने बना रखी है आर्टिफिशियल रीजेनरेशन की, 2 वीडियो बना रखी है, डिटेल में काफी मैंने डिस्कस करा है। इसमें हम बात कर रहे थे प्लांटिंग की। तो प्लांटिंग में 2-3 मेथड होता है। पहला क्या होता है कि आप जब रूट को निकाल रहे हो सॉइल से, तो क्या है कि आप एक क्या करते हो कि लैंड के जो है सॉइल के साथ निकालते हो, ठीक है। एक होता है विथ सॉइल, ठीक है, एक होता है विथ सॉइल, एक होता है विदाउट विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल में आप क्या करते हो कि
जो रूट निकलता है उसको फिर फर्दर आप ट्रीटमेंट करते हो, है ना, आप उसको ट्रीटमेंट करते हो, तो वो जो है वो आपका हो जाएगा हमारा विदाउट सॉइल के जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप विदाउट सॉइल निकालते हो तो कई बार ऐसा चांसेस रहता है कि जो रूट होता है ना, रूट हेयर्स होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आप देखोगे कि जो चांसेस है ना, स्टैब्लिशमेंट की, सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट की, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। उसी को हम लोग ट्रांसप्लांट शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको रूट डिस्टर्बेंस से हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जो सूटेबल सीडलिंग्स है मे नॉट ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। हो सकता है कि जो आप प्लांट लेना चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि देखिए मैंने बताया ना कि रिलेटिव जो है, हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन यहाँ जो दे रखा है ना, ये देखिए जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने सेट करा है, तो वो बहुत सोच समझ के देखिए। रिलेटिव मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट सीडिंग एंड प्लांटिंग, ठीक है। तो रिलेटिव यहाँ वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, तो रिलेटिव में आप क्या करो, ये देखो, ये जो हमारा है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग और प्लांटिंग क्या है, इसमें हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सक्सेस रेट के बेसिस पे, ग्रोथ रेट के बेसिस पे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेसिस पे। सक्सेस रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लांटिंग जो हम लोग करते हैं उसका सक्सेस रेट हाई रहता है, ठीक है, 50 to 90% रहता है, एज कंपेयर टू डायरेक्ट सीडिंग, यहाँ पे आपको 10 to 50% देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो जो सीडलिंग्स हम लोग प्लांट करते हैं, ठीक है, इनिशियली तो हम देखते हैं कि उसका ग्रोथ अच्छा है, यानी कि जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो आप प्लांटिंग कर रहे हो डायरेक्ट, ठीक है, और एक है कि सीड लगा रहे हो, तो जो प्लांटिंग आप कर रहे हो इसका जो ग्रोथ है इनिशियल स्टेज में आपको फास्ट दिखता है, बट लेटर स्टेज में जैसे जाओगे तो दोनों का ग्रोथ जो है मैच कर जाता है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो जो डायरेक्ट सीडिंग होती है ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम कॉस्ट लगता है एज कम्पेयर टू क्या है, जो प्लांटिंग वगैरह आप कर रहे हो, ठीक है। और जो है टेरेन वगैरह जो एरियाज वगैरह है, इनएक्सेसिबल एरियाज वगैरह है, तो वहाँ पे भी जो प्लांटिंग है ना, वो प्लांटिंग जो है आपको पॉसिबल नहीं हो पाती, तो जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, सीडिंग से ही काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्कस द रिलेटिव मेरिट ऑफ प्योर एंड मिक्स स्टैंड, ठीक है। प्योर एंड मिक्स स्टैंड की जो है ये मेरिट्स को आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन देखिए आईएफएस में पूछा गया है 2001 में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिर से इंट्रो एक दे देंगे, इंट्रो स्टार्ट करेंगे। तो प्योर एंड मिक्स स्टैंड्स आर द टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज विद डिस्टिंक्टिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम आते हैं प्योर स्टैंड्स पे, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए एडवांटेजेस क्या है, इसमें जो मैनेजमेंट कर रहे हो ना आप, प्योर स्टैंड के जो फॉरेस्ट है, देखिए प्योर फॉरेस्ट और एक होता है मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, उसमें मैंने बता रखा है मिक्स फॉरेस्ट क्या होता है, प्योर फॉरेस्ट क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको। जनरली यहाँ क्या होता है कि जो यहाँ प्योर फॉरेस्ट में क्या है ना कि एक स्पीसीज जो है वो 80% से अबव आपको देखने को मिल जाएगी, और मिक्स फॉरेस्ट में क्या होता है कि हर एक स्पीसीज आपको मोर देन वन स्पीसीज आपको मिलेगी उस फॉरेस्ट में, तो वो मिक्स फॉरेस्ट कहलाती है, ठीक है। चलिए एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है, ये आपको मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो है आसान होता है प्योर स्टैंड के केस में, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म देखने को मिलती है, ट्रीज ग्रो एट सिमिलर रेट्स फैसिलिटिंग हार्वेस्टिंग, इसीलिए चूंकि जो यहाँ पे स्पीसीज है ना आपका, यहाँ पे कोई एक ही स्पीसीज जो है क्या डोमिनेट करती है, तो जो उसका आपका रेट ऑफ ग्रोथ है ना, हार्वेस्टिंग पीरियड है, वो सिमिलर होता है, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको होता है। पेस्ट डिजीज कंट्रोल, ठीक है, तो पेस्ट डिजीज कंट्रोल आप इजीली मॉनिटर कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे अगर कोई डिजीज वगैरह लग गया तो, ठीक है। क्योंकि इलाज भी करना है तो क्या है, एक ही स्पीसीज जो है एक ही स्पीसीज को करना है ना। इकोनॉमिक इफिशियंसी की बात करें तो आपको यहाँ पे यील्ड हाई मिलता है, यील्ड हाई इसलिए मिलता है क्योंकि क्या है, प्योर फॉरेस्ट में क्या करते हैं हम जनरली क्या करते हैं कि अपने हिसाब से हम लोग वैल्यूएबल स्पीसीज को लगाते हैं, है ना।
मान लो हम लोगों ने साल लगा दिया, है ना, साल मैक्सिमम नंबर में लगा दिया है। इससे क्या है, उससे हमको क्या है, टिम्बर मिले, हाई मार्केट वैल्यू मिले। इसके साथ डिमेरिट क्या है कि लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ना, एक ही स्पीसीज को हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम देखने को मिलती है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, अगर डिजीज वगैरह अगर लगा, क्लाइमेट चेंज हुआ और एक जो स्पीसीज है हमारा लगा रखा है हमने, तो वो अगर ससेप्टेबल हुआ तो क्या है, जो आपका क्रॉप है वो पूरा का पूरा खत्म होने के चांसेस बढ़ जाती है ना। उसके बाद क्या है, लिमिटेड इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि एक स्पीसीज है तो जितनी एडवांटेजेस वो हम लोग को दे सकता है ना, इधर टेंजिबल बेनिफिट्स और इनटेंजिबल बेनिफिट, ठीक है। मैंने अपने शुरुआती वीडियो में ये भी बता रखा आप लोगों को, जो हम लोगों ने शुरू करा था सिल्वीकल्चर को स्टार्टिंग से, है ना। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट के बारे में बात करा था। टेंजिबल बेनिफिट जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, टिम्बर। इनटेंजिबल बेनिफिट आपको होता है ऑक्सीजन दे रहा है हम लोग को प्लांट, ठीक है, वाटर साइकिल मेंटेन कर रहा है, सॉइल इरोजन रिड्यूस कर रहा है, तो इंटेंजिबल बेनिफिट्स में आते हैं, ठीक है। अब चलिए मिक्स स्टैंड्स की बात करें, तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, ये क्या है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वल्नरेबिलिटी जो है रिड्यूस मिलेगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पीसीज मिलेंगे, तो डिजीज वगैरह के चांस, अगर एक स्पीसीज खत्म भी हो जाता है तो आपका बाकी स्पीसीज बचा रहेगा ना, तो आपको। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, इकोसिस्टम सर्विस भी अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह के जो है ट्रीज वगैरह है, पॉलिनेशन होगा, है ना, और आपके जो क्लाइमेट मिटिगेशन है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। देन एस्थेटिक वैल्यू, आपको विजुअली जो है अपीयरेंस अच्छा मिलेगा, है ना, ये सब भी है। इसके बाद इसके डिमेरिट्स क्या है, कि डिमेरिट्स क्या है कि इसका मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि मिक्स्ड फॉरेस्ट है तो हर एक स्पीसीज पे आपको ध्यान देना है। देन ग्रोथ जो है, और आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, और हार्वेस्टिंग पीरियड अलग मिलेगा, क्योंकि स्पीसीज यहाँ काफ़ी सारी है, एक से ज़्यादा है ना। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इफिशियंसी की बात करें तो ये थोड़ा कम आपको यील्ड देता है ना। इसके बाद क्या है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह आप कर रहे हो तो। अगली है इंक्रीज कंपटीशन, यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे स्पीसीज है तो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। देन हम बात करें कंपेयरिंग प्योर एंड मिक्स्ड स्टैंड्स की, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको जो है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात करें, इकोनॉमिक रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे मिक्स स्टैंड जो है जनरली आपको मोर स्टेबल रहता है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिटर्न की बात करें तो यहाँ प्योर स्टैंड जो है ये ऑफन आपको हाई जो है रिटर्न प्रोवाइड करता है, बट फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए मिक्स जो है स्टैंड वो हम लोग प्रमोट करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन में हम देखो ये क्वेश्चन आपको आने की चांसेस है ना। What are the conditions and requirement that can affect the choice of selections of pure stands and mixed stand, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, देन कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ये जो कुछ कंडीशंस है ना। कंडीशन 4, सिलेक्शन ऑफ मिक्स स्टैंड्स, ये आपकी जो कंडीशन है ये ऊपर, ये हमारी प्योर स्टैंड्स के लिए है ना। अगर आपको शॉर्ट रोटेशन प्लांटेशन करना है तो उस केस में हम लोग प्योर स्टैंड्स अप्लाई करेंगे सिस्टम को। स्मॉल एंड यूनिफॉर्म एरियाज में ये करेंगे, है ना। स्पेसिफिक अगर प्रोडक्ट हमको चाहिए, है ना, सिर्फ टिम्बर के लिए आप कर रहे हो या पल्प के लिए सिर्फ स्पेशली कर रहे हो, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको यूज करेंगे। इंटेंसिव मैनेजमेंट के लिए भी आप क्या करोगे, प्योर स्टैंड को यूज करोगे। सिमिलरली मिक्स स्टैंड कब यूज करोगे, जब हम लोगों को लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रेजिलियंस चाहिए तो उस समय हम लोग मिक्स स्टैंड्स यूज करेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी आप मिक्स स्टैंड्स को अडॉप्ट करोगे। कॉम्प्लेक्स टेरेन और सॉइल कंडीशन अगर रहा कहीं तो उस एरिया में भी मिक्स स्टैंड्स को अप्लाई करना है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए आप जाओगे तो ये भी आपको मिक्स जो है स्टैंड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ये क्वेश्चंस आप सबों के लिए है ना। डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इट्स डिफरेंट मेथड, ठीक है। तो ये आप अपने से लिख कर, ये हमारी ईमेल आईडी है ना, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल ifos@gmail.com, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका क्या है कि राइटिंग जो प्रैक्टिस है, ये राइटिंग प्रैक्टिस होगा, है ना।
तो ये आप करो, मैक्सिमम से 30 मिनट्स लगेगा, आप आराम से इसको लिखो, है ना, और मेरे मेल पे सेंड कर देना, मैं आपको देख कर फिर इसमें आपको करेक्शन करके बताऊंगा कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को मेरे लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही रेगुलर वीडियोस मैं और बनाते रहूं और आप तक पहुंचाते रहूं। धन्यवाद।